नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में पिछले कई दिनों से ये यूं कहें कि जब से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हैं, उस दौरान से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन में यहाँ पर गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ देखा जाए तो यहाँ दिग्गज नेता अनिल विज तमाम जो है मीडिया चैनल्स के माध्यम से यहाँ अपनी जो है दुख उसको बयान कर चुके हैं। पिछले दिनों कैथल में एक जनसभा में भी उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, जो ताकत मेरे पास थी वो छीन ली गई है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी 60 दिनों के भीतर ही कहीं ना कहीं सरकार से अपना जो विश्वास है उसको खोते नजर आए हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर हरियाणा सरकार अल्पमत में है, महामहिम राज्यपाल एक्शन ले और तुरंत फ्लोर टेस्ट करवाए। यदि फ्लोर टेस्ट में नायब सिंह सैनी यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा करके अतिशीघ्र चुनाव का ऐलान किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार के नाम के ऊपर, डबल इंजन सरकार के नाम के ऊपर हरियाणा में करीब 9.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती रही, क्या अब उसका यह हश्र हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और मोदी के नाम पर वोट मांगते मांगते जो प्रत्याशी थक रहे हैं, उसके बाद भी सहयोगी नेता समर्थित निर्दलीय विधायक उनका समर्थन देने को तैयार नहीं है। क्या हरियाणा में बीजेपी अपनी सत्ता की यह जो जमीन है उसको खोती जा रही है? क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी अब चंद ही दिनों के मुख्यमंत्री बचे हैं? क्या बीजेपी हाईकमान यहाँ पर जो तमाम संगठन के नेताओं को दरकिनार कर रही है वो उनको भारी पड़ने वाला है? इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ जिस तरीके से विपक्षी दल यहाँ सरकार बनाने का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं, क्या आगामी वक्त में हरियाणा में एक बार फिर से सत्ता का परिवर्तन होने वाला है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं सर इस पूरे घटनाक्रम को? यदि सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो मनोहर लाल खट्टर को हटाने की आखिरकार यहाँ क्या आवश्यकता थी बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है। अगर दिनेश हम बात करें, हम उत्तराखंड में देखते हैं कि 5 साल के अंदर में 2-3 सीएम उनके बदल जाते हैं। गुजरात में आप देखिए, चुनावों से पहले उनके सीएम चेंज हो जाते हैं। कुछ वैसा ही जो है खेल हरियाणा में भी देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि भाई 4.5 साल तक तो दुष्यंत चौटाला को बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं रही, बीजेपी को भी दुष्यंत से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आए उसके बाद दोनों की राहें अलग होती हुई नजर आई। तो ये अपने आप में उन्होंने इसको साजिश करार दिया और अभी भी ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया और नायब सैनी को बैठाया गया, देखिए अनिल विज का नाम इस बीच में कहीं ना कहीं दबकर रह जाता है, क्योंकि अनिल विज अगर इन सब चीजों की हम कवायद में अगर हम चीजें देखें तो उसमें अनिल विज सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर नजर आते हैं। लेकिन उनको जिस तरह से साइडलाइन किया गया, दरकिनार किया गया, वो ये बताता है कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं के साथ में कभी भी न्याय करने के मूड में नहीं रहती। आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अगर अनिल विज के तौर पे अगर रिटायर होते या राजनीति जाते तो शायद उनको ज्यादा बेहतर लगता, लेकिन जिस तरह से उनको 6 महीने का बचा हुआ कार्यकाल भी नहीं सौंपा गया, ये बताता है कि बीजेपी किस तरह से लगाम कसना जानती है अपने नेताओं के ऊपर, कि वहां पर नायब सिंह सैनी को तो मुख्यमंत्री बनाया जाता, इनकी चर्चा कहीं भी नहीं थी, और वहीं अनिल विज जिनकी चर्चा सबसे अधिक थी उनको पीछे धकेल दिया जाता। आपने देखा कि बीते दिनों जब 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 में जब हिंदी भाषी तीनों स्टेट यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी सरकार बनी, तो जो मौजूदा या यूं कहें कि जो ताकतवर उनके लोग थे, चाहे राजे हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या फिर रमन हो, उनको जिस तरह से हटाया गया, वो ये बताता है कि बीजेपी अपने नेताओं को बड़ा नहीं बनने देना चाहती, मजबूत नहीं बनने देना चाहती। और ये बारंबार कहा जाता है कि नेताओं को कई बार इसलिए भी बाहर किया जाता है कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ताकत जो है हमारे जो बड़े नेता हैं उनसे भी बड़ी होती हुई नजर आए, क्योंकि 4-5 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको हटाना लाजमी है, कहीं वो अमित शाह के साथ में खड़े ना हो जाए बराबर में। लेकिन सर एक बार रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पर, क्या मोदी शाह की जो रणनीति है वो कारगर साबित होती नजर नहीं आ रही है? क्योंकि तमाम नेता यहाँ पर देखा जाए, और प्रदेश की यदि राजनीति आपको चलानी है तो प्रदेश के मजबूत नेताओं को साधना जरूरी होगा। तो यहाँ पर जो बड़े नेता है, जो राज्य संगठन के बड़े नेता हैं, क्या उनकी नाराजगी यहाँ पर बड़ा कारण बनी है कि आज सरकार जो है अल्पमत में आकर खड़ी हो गई है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपने देखिए 2 महीने का शुरू में आपने जिक्र किया कि सिर्फ 2 महीने का नहीं, 60 दिनों के अंदर किसी मुख्यमंत्री का इस तरह से अपने विधायकों पे ऐसे विश्वास खो देना अपने आप में बड़ी बात होती है। और देखिए दिनेश, अभी अगर हम देखें तो 3 जो निर्दलीय विधायक है इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, ये तो हट के कांग्रेस पार्टी के अंदर आ गए। लेकिन क्या ये माना जाए कि बीजेपी के अंदर भी कोई अंतर कलह पनप रही? क्योंकि अभी तक कोई आवाज तो नहीं उठी
है, लेकिन जो 40 विधायक उनके हैं, क्या वो पूरी तरह से खुश है नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से? ये भी बड़ा अपने आप सवाल में है। एक बड़ा सवाल है कि क्या वो भी बगावत कर सकते हैं? क्योंकि देखिए 6 महीने का कार्यकाल बचा है, तो ऐसे में हो सकता है वो अभी खामोश हो, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आए, यानी 2-3 महीने के बाद वो भी अपना रुख यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ जाए, तो बीजेपी के लिए इस स्थिति को संभालना दिनेश, मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में बेहद मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी उनके अनिल विज नाराज हो जाते हैं, कभी उनके जो सांसद होते हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कभी खुद किसान जो है उनके प्रत्याशियों को गांव से भगाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से हम बीजेपी को ताकतवर के तौर पर देखते थे, वो लगातार यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आती है, और ऐसे में गुटबाजी भी लगातार उभर के सामने आ रही है, क्योंकि नायब सिंह सैनी का अलग गुट नजर आता है, अनिल विज का अलग नजर आता है, तो वहीं मनोहर लाल खट्टर का अपने आप में अलग ग्रुप नजर आता है। ऐसा होता है, ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि 25 मई को चुनाव भी है हरियाणा में, और यहाँ पर अगर बीजेपी के हाथ से लोकसभा की सीट निकली तो आप ये मानकर चलिए कि विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 महीने का वक्त तो जरूर है, लेकिन उससे पहले हरियाणा के अंदर बीजेपी के अंदर खाने में कोई बड़ा बवाल हो सकता है। सब कुछ रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हरियाणा में अगर बीजेपी के हाथ से लोकसभा सीटें गई तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पर कई तरह की कह सकते हैं आपस में मतभेद उभर कर सामने आएंगे, अंतरकलह उभर कर सामने आएगी, और हो सकता है कि जो सरकार 6 महीने चलाने का सपना अभी बीजेपी देख रही है, उसको उससे पहले ही आप कह सकते हैं कि सत्ता से बाहर जाना पड़े। अमन जी, किसानों का जो आंदोलन था वो मुद्दा कितना बड़ा फैक्टर यहाँ से बन सकता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के खनौरी शंभू बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे तक दिखाए जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। क्या यहाँ पर किसान आंदोलन के मुद्दे को इतने हल्के में लेना, लाइटली लेना, ये हाईकमान के लिए भी, बीजेपी केंद्र सरकार के लिए भी, और क्या राज्य संगठन के लिए भी एक नुकसानदायक कदम है? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि आप इससे बच नहीं सकते। केंद्र में बीजेपी सरकार और राज्य में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं हम लोग, लेकिन जिस तरह से किसानों के साथ में अन्याय हुआ, आपने देखा क्या कैसे बैरिकेडिंग की गई, 4-4, 5-5 लेयर की जिस तरह से दीवारें खड़ी की गई, किले खड़ी की गई, तार कटीले लगाए गए, तो ये क्या बताता है कि क्या वो किसान जो थे वो देशद्रोही हैं? क्या वो देश के ऊपर कोई आक्रमण करने वाले हैं? वो तो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते थे, और भगवंत मान जो सीएम है पंजाब की, वो भी यही बात कह रहे थे कि शायद भारत पाकिस्तान पे इस तरह की जो है बैरिकेडिंग नहीं हो, जिस तरह की बैरिकेडिंग दिल्ली जाने वाले रास्तों के लिए कर दी गई। तो ये बताता है कहीं ना कहीं सरकार घबराई हुई है। और देखिए आज आप जब देखते हैं कि उनके प्रत्याशी जब गांव में या इन जगहों पर जाते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, और ये बताता है कि बीजेपी की जो हवा थी, लहर थी, वो अब कुंद होती हुई नजर आती है, वो कमजोर पड़ती हुई नजर आती है, और इसी का फायदा लेने के लिए इस समय कांग्रेस पार्टी पुरजोर कोशिश करे। आपने देखा कि जो 3 विधायक बीजेपी से हटे, उन्होंने तुरंत कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की समर्थन देने को तैयार हैं। तो यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि हरियाणा के जरिए अब उल्टी गंगा जो बीजेपी के लिए है वो बहती हुई नजर आती है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह की कमांड अपनी सरकारों पर रखती है, हरियाणा में वो सब करने में फेल होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि एक कह सकते हैं कि पहले मनोहर लाल खट्टर का इस तरह से जाना, अब नायब सिंह सैनी का भी जाना ऐसा लग रहा तय माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या बीजेपी के अंदर भी कोई अंतरकलह है, कोई आपस में टकराव की स्थिति है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से विधायक गए हैं छोड़कर, आखिर उसमें किसने उनको ऐसे भड़काया होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या जब फ्लोर टेस्ट होगा दिनेश जी, तो क्या सब लोग बीजेपी के पक्ष में वोट डाल रहे होंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बन सकता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि 6 महीने का कार्यकाल बचा है, विधायकों को भी कोई बहुत डर नहीं है, 4.5 साल गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें, मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी, बढ़ती हुई और ज्यादा नजर आ सकती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम सीटों पर चुन चुनकर उन व्यक्तियों को यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है, उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर वोट बैंक का अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की सत्ता को यहाँ पर हरियाणा में उखाड़ कर फेंकने में एक बड़ा यहाँ पर कद रखते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या ये उल्टा पासा बीजेपी के लिए पड़ जाएगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला से 2 सीटों पर बिगड़ी बात अब कहीं ना कहीं सरकार खोती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।